दोस्तों हाल ही में हमने ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री को भारत में एक टेस्ट मैच के दौरान देखा। इसके कुछ दिनों बाद वो जो बाइडेन और ऋषि सुनाक से मिले और उन्होंने 3 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की एक और डील भी साइन कर ली। ये दोनों ही घटनाएं बहुत जरूरी हैं क्योंकि ये सिग्नल कर रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया अब अपने ग्लोबल सुपर पावर बनने के सपने को लेकर अग्रेसिव स्टेप्स उठा रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि अब उनका गोल साफ होने लगा है। लेकिन कैसे बनेगा ऑस्ट्रेलिया सुपर पावर और अभी तक वो क्यों फेल हुए हैं, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी समस्या वहाँ की ज्योग्राफी है क्योंकि यह चीज उनकी इकोनॉमी को भी डिक्टेट करती है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया से अलग एक अलग ही कॉन्टिनेंट है और इसकी दूसरी समस्या ये है कि ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर हिस्सा आज भी खाली है। ऑस्ट्रेलिया की 1/3 जमीन डेजर्ट है और 1/3 जमीन सेमी डेजर्ट, जिसका मतलब है कि 2/3 जमीन पर पानी बहुत कम है और इसलिए वो जगह भी रहने लायक नहीं है। इसी वजह से पूरी तरह खाली होने के बावजूद भी लोग ऑस्ट्रेलिया के मिडिल पोर्शन में रहने के बजाय वहाँ समंदर के किनारे पर रहते हैं और यहीं पर उन्होंने पर्थ और सिडनी जैसे शहर बसा रखे हैं। आज ऑस्ट्रेलिया के 5 बड़े शहरों में उनकी आधी पॉपुलेशन रहती है और ये ज्यादातर शहर सभी ईस्ट कोस्ट में है और सिर्फ पर्थ ही एक ऐसा अकेला शहर है जो वेस्ट कोस्ट में है, जिसकी वजह से पर्थ बाकी सभी शहरों से भी आइसोलेटेड है। इस ज्योग्राफिकल कंडीशन के बाद ऑस्ट्रेलिया में एग्रीकल्चर एक बड़ी इंडस्ट्री है और यहाँ पर बड़े बड़े सैकड़ों एकड़ फार्म है। आज ऑस्ट्रेलिया की 55% जमीन सिर्फ फार्मिंग के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन समस्या ये है कि ऑस्ट्रेलिया में पानी की भी बहुत कमी है। ऑस्ट्रेलिया की पानी की समस्या वहाँ के क्लाइमेट से आती है। भारत या बाकी देशों की तरह ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में सीजनल मॉनसून आता है जिससे हर साल वहाँ की नदियां भर जाएं। ऑस्ट्रेलिया में अगर सीजन होते भी हैं तो बारिश का सिस्टम अलग है। वहाँ 2-3 साल बारिश नहीं होती, जिसे दी लॉन्ग ड्राई कहते हैं और इसी बीच वहाँ के वाटर रिसोर्सेज सूखने लगते हैं और नदियों में पानी बहुत कम हो जाता है। फिर अगले 2 या 3 साल अच्छी बारिश होती है जिसे दी बिग वेट कहते हैं और इस समय वाटर बॉडीज में पानी दोबारा पहुंच जाता है। ऑस्ट्रेलिया को इसी लॉन्ग ड्राई और बिग वेट के बीच झूलना पड़ता है, जो कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ज्यादा डेंजरस हो गया है। दूसरी चीज ये है कि ऑस्ट्रेलिया फिर इसी पानी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर के लिए करता है और फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर देता है। इसका नुकसान ये है कि वहाँ पानी बिल्कुल ही कम है और फिर जो कम पानी है वो एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है और ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो टेक्निकली वो अपना फ्रेश वाटर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को भी ये समझ आने लगा है कि इस तरह वो खुद को ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। बल्कि उनका ये प्लान है कि इकोनॉमी को एक दूसरे रास्ते पर ले जाया जाए ताकि फूड वो न्यूजीलैंड या फिर बाकी किसी देश से इम्पोर्ट कर सकें जहाँ ये सब समस्या ना हो। तो अब सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया के पास एग्रीकल्चर के अलावा और क्या है? इसका जवाब ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में है। ऑस्ट्रेलिया किसी जमाने में ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी और यहाँ पर आम ब्रिटिश नागरिक नहीं आते थे, बल्कि ब्रिटिशर्स की जेलों में कैदी बंद थे। उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता था जहाँ पर उन कैदियों को इकोनॉमिक फ्रीडम दे दी जाती थी और इन्हीं कैदियों ने फिर अपनी मेहनत से आज के ऑस्ट्रेलिया को खड़ा किया और 1901 में आजादी लेकर एक अलग देश बन गए। इसी बीच 1850 के दशक में यहाँ से सोना निकलने लगा था। इसी ने इन प्रिजनर्स को मोटिवेट किया था कि वो अपनी आजादी मांग सकते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया आजाद हुआ तो नई सरकार ने खुदाई चालू कर दी और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया से आयरन, कोल, गोल्ड, जिंक, कॉपर, निकल, लीड और बाकी हर एक चीज जो आज की सोसाइटी के लिए जरूरी है वो सभी ऑस्ट्रेलिया से निकलने लगी थी। आज ऑस्ट्रेलिया के 70% एक्सपोर्ट्स इन्हीं रॉ मटेरियल्स पर डिपेंड करते हैं, जिस वजह से उनकी इकोनॉमी ग्लोबल प्राइसेस पर ओवर डिपेंडेंट है। लेकिन इन रॉ मटेरियल्स के कारण अमेरिका और यूके ने भी ऑस्ट्रेलिया से अच्छी दोस्ती बनाई है क्योंकि उन्हें भी इनकी जरूरत है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के रॉ मटेरियल्स का सबसे बड़ा कस्टमर चीन है और भारत के अलावा साउथ ईस्ट एशिया के बाकी देश भी ऑस्ट्रेलिया पर अपने रॉ मटेरियल्स के लिए डिपेंडेंट है, जो कि ऑस्ट्रेलिया को एक यूनिक पोजीशन में लाकर खड़ा कर देते हैं। सन 2000 के दशक से जब से ऑस्ट्रेलिया ने माइनिंग में भी और ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की है, तब से उनकी इकोनॉमी में बहुत तेजी से ग्रोथ दिखी है और ग्रोथ के साथ साथ उन्होंने बाकी सेक्टर्स को भी डेवलप करना शुरू कर दिया है, जिस वजह से वहां पर स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत थी और भारत और चीन जैसे कई देशों से वहां पर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स और बाकी स्किल्ड वर्कफोर्स ने आना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया में सभी लोग समुद्र के पास वाले शहर में रहते हैं और इसने वहाँ प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। आज ऑस्ट्रेलिया के 5 बड़े शहरों में जो सबसे सस्ते प्रॉपर्टी रेट्स वाला शहर है वो पर्थ है, लेकिन पर्थ भी दुनिया के टॉप 20 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेसेस टू लिव में शामिल होता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि वहाँ महंगाई
काफी है। इसके साथ साथ अब जिस तरह से चीन और बाकी दुनिया के बीच एक नई कोल्ड वॉर शुरू हो गई है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये समस्या बनी हुई थी कि वो इस वॉर में चीन के साथ जाना चाहते हैं या अमेरिका के। कुछ लोग मानते हैं कि इस वॉर में ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही अपनी साइड चुन ली है और वो पूरी तरह अमेरिका के कैंप में है। इसलिए हम ऑस्ट्रेलिया को आज क्वाड और ऑकस जैसे ग्रुप्स में भी देखते हैं, जिनका करंट ऑब्जेक्टिव इस वक्त चीन के इन्फ्लुएंस को कम करने का है। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये भी डील बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि चीन ऑस्ट्रेलिया से आयरन और कोल खरीदता है। ऑस्ट्रेलिया ने अब खुद ही देश में स्टील मिल्स को डेवलप करना शुरू कर दिया है, ताकि वो अपने आयरन से खुद ही स्टील बना सके, जो कि एक बहुत जरूरी कमोडिटी है। इसके साथ साथ जो कोल चीन ऑस्ट्रेलिया से खरीदता है, उसका इस्तेमाल वो बिजली बनाने के लिए करता है, लेकिन कोल का इस्तेमाल भारत और बाकी साउथ ईस्ट एशिया के देश भी करते हैं। इसलिए अगर वो चीन को कोयला ना भी दे तो भी बाकी कस्टमर्स उनके लिए तैयार खड़े हैं। भारत भी ऑस्ट्रेलियन कोल पर बहुत पहले से नजर बनाए हुए है और गौतम अडानी की कंपनी ऑस्ट्रेलिया में कोल माइनिंग के कई कॉन्ट्रैक्ट जीतकर वहां काम कर रही है। दूसरी ओर भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में सोलर एनर्जी पार्क्स भी बनाए जा रहे हैं, जो कि उनको भी ग्रीन बना रहा है। दूसरी ओर अगर हम अमेरिका और यूके की तरफ से देखें तो अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया तीनों ही देशों के बीच में एक नई अलायंस सामने आ रही है, जिसे ऑकस कहते हैं। और इसी ऑकस अलायंस का ही नतीजा है कि चीन को इंडो पैसिफिक में रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया को अब 3 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स दिए जा रहे हैं। इसके अलावा उनके पास 2 एक्स्ट्रा सबमरीन्स खरीदने के भी ऑप्शन है। ये सब 2030 तक का प्लान है। इसके बाद यूके और ऑस्ट्रेलिया मिलकर इन्हीं सबमरीन्स को डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया में बनाना शुरू कर देंगे। ये डील चीन को काउंटर करने में तो वेस्ट की मदद कर रही है, पर साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया डिफेंस के मामले में भी आत्मनिर्भर होना शुरू कर देगा। ऑस्ट्रेलिया की इन बेसिक इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज के अलावा भी ऑस्ट्रेलिया के पास ये एडवांटेज है कि उनके पास एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी भी है, जिसमें बैंकिंग सिस्टम से लेकर इंश्योरेंस और बाकी कई सेक्टर्स में वो आगे चल रहा है। वहाँ का स्टार्टअप कल्चर भी अब धीरे धीरे टेक ऑफ कर रहा है और कुछ सालों में ये भी उम्मीद की जाती है कि वहाँ के कई स्टार्टअप्स यूरोप और अमेरिकन स्टार्टअप्स की बराबरी करने लगेंगे। ये सभी फैक्टर्स ऑस्ट्रेलिया को अफ्रीका से अलग कर देते हैं, क्योंकि अफ्रीका के देश के पास भी कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बहुत कमी है, जो ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर बहुत मदद कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एडवांटेज ये भी है कि वो एशिया और चीन के करीब तो है, लेकिन उनके साथ कोई लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है। इस वजह से उनकी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स नेवल कॉन्फ्लिक्ट्स होगी और ऑस्ट्रेलिया इस बात को लेकर गारंटी दे सकता है कि उनके सिटीजन्स को इसका प्राइस नहीं पे करना पड़ेगा। चीन के खिलाफ जो पूरा जाल बिछाया जा रहा है, उसमें ऑस्ट्रेलिया को जापान, इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और अमेरिका का भी सहयोग मिलता है, जिससे न सिर्फ डिफेंस बल्कि बाकी इनडायरेक्ट सेक्टर्स में भी इन देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ने लगा। और इसकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि चीन के घटते हुए इन्फ्लुएंस से इमर्जिंग इकोनॉमीज अपना शेयर कर दुनिया में बढ़ाने की कोशिश कर रही है और अब इसमें ऑस्ट्रेलिया भी अपना दावा पेश कर रहा है। लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया एक ग्लोबल सुपर पावर बन पाएगा और चीन कैसे इस पूरी डेवलपमेंट को देख रहा है, ये कहना भी मुश्किल है। पर आपको इस बारे में क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।